तो पिछली वीडियो में मैंने साथियों आप सभी को बताया था आईटीआई सेकेंड ईयर का क्वेश्चन और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषित गुण क्या है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है कि एक समय के साथ दिशा बदलती रहती है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा है जिसको हम एसी बोलते हैं, ये जो धारा होती है ये समय के साथ अपनी दिशा और परिमाण भी बदलती रहती है, मतलब कि दोनों का परिवर्तन होता रहता है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं यहाँ पे बी ऑप्शन भी दिया गया है कि केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। तो केवल एक दिशा में जो प्रवाहित होती है वो होती है साथियों जिसको बोला जाता है डीसी। जी हाँ, जिसको हम प्रत्यक्ष धारा बोलते हैं, ये डीसी का गुण होता है जो एक दिशा में प्रवाहित होती है, ना कि एसी का गुण होता है। तो इस कारण यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कहा जा रहा है इसका वोल्टेज और धारा नियत रहता है। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एसी में वोल्टेज और जो धारा होता है उसका परिमाण लगातार बदलता रहता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है यह केवल बैटरियों द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि बैटरियों द्वारा आप जो होता है वो डीसी प्रदान किया जाता है। बैटरी के द्वारा क्या किया जाता है, डीसी प्रदान किया जाता है, जबकि जनरेटर और जो पावर ग्रिड होती है उससे एसी उत्पन्न करते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है और जो सही ऑप्शन होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्लियर है साथियों, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 2 है जिसमें पूछा जा रहा है एसी धारा का एक चक्र कितने चरणों में पूरा होता है, मतलब कितने अंश में। यहाँ पे पूछने का मतलब यह है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया 90 अंश। तो ये 90 अंश बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि 90 अंश जो है साथियों ये केवल एक चौथाई चक्र होता है और यहाँ पे 180 अंश है। तो 180 अंश जो होता है वो इसका 180 अंश जो यहाँ पे दिया गया है ये केवल आधा चक्र होता है। और सी ऑप्शन दिया गया 270। तो 270 जो दिया गया है ये तीन चौथाई चक्र इसका होता है, किसका, एसी धारा का। और यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन 360। तो ये हमारा 360 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है क्योंकि साथियों एसी जो होता है वो एक चक्र, मतलब कि ये जो चक्र होता है जो कि 360 होता है तो ये पूरा करता है जो कि एसी चक्र। और जहां धारा और वोल्टेज शून्य होता है, मतलब शून्य से थोड़ा बहुत ही अधिक होता है, जहां पे पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है और निगेटिव यहां तक ये पहुंचता है। तो 360 जो होता है इसका एक पूरा चक्र होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी साथियों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 3 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी का आवृत्ति किस में मापी जाती है। जो एसी का फ्रीक्वेंसी होता है वो किस में मापी जाती है, न्यूटन में, हर्ट्ज में, या जूल में, या वोल्ट में। तो हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखते चलिए। न्यूटन यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है। तो न्यूटन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि न्यूटन जो होता है वो बल की इकाई होती है। और हर्ट्ज जो यहाँ पे दिया गया ये सही हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है जिसको आवृत्ति बोला जाता है ये हर्ट्ज में मापी जाती है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया जूल। तो जूल जो होता है वो किसकी इकाई होती है साथियों, तो ये आपका जो जूल दिया गया है ये आपका ऊर्जा की इकाई होती है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया बोल्ट। तो बोल्ट जो होता है विभवांतर की इकाई होती है। तो हमारा जो सही होता है वो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की सामान्य आवृत्ति कितनी होती है, 25 हर्ट्ज, या 50 हर्ट्ज, या 75 हर्ट्ज, या 100 हर्ट्ज। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी जो कि 50 हर्ट्ज दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि भारत में यदि बात करें तो घरेलू आपूर्ति जो यहाँ पे माना गया है वो साथियों 50 हर्ट्ज माना गया है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आपका दिया गया है
जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये 25 दिया गया, 75 दिया गया और 100 दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 50 हर्ट्ज भी आपका सही नहीं है, क्योंकि जो आपका होता है भारत में वो 60 हर्ट्ज तक होता है। लेकिन जो करीब यहाँ पर दिया गया, जैसे कि यहाँ पर देखिए 50 जो है करीब दिया गया है, तो हम इसको यहाँ पे सही मारेंगे। बाकी यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, तो यहाँ पे अलग अलग देशों का जो फ्रिक्वेंसी होता है वो अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि एसी जनरेटर है उसमें आप विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं तो उसका मुख्य सिद्धांत क्या हो सकता है। तो सिद्धांत जो होता है वो फैराडे का ही नियम होता है, जो कि फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम होता है वही होता है, और कोई भी यहाँ पे सिद्धांत इसका नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो साथियों यहाँ पे हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी परिपथ में प्रतिबाधा किससे मिलकर बनी होती है। तो जो प्रतिबाधा होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो प्रतिरोध हो गया, प्रेरकत्व हो गया और धारिता हो गया, इन सभी से मिलकर बनी होती है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया केवल प्रतिरोध। तो ध्यान रखिएगा केवल प्रतिरोध जो होता है वो एसी परिपथ का पूरा प्रभाव नहीं दर्शाता है, इसी कारण हम इसको गलत मारेंगे। और भी ऑप्शन देंगे केवल प्रेरकत्व, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेरकत्व जो होता है वो अकेले पूरी तरह से प्रतिबाधा को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे ये भी प्रभावित नहीं करता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है केवल धारिता, तो धारिता भी गलत हो जाएगा, क्योंकि धारिता भी प्रतिबाधा का क्या होता है, एक घटक होता है, मतलब कि एक घटक के रूप में कार्य करता है। लेकिन अकेले जो होता है ये प्रतिबाधा को यहाँ पे दर्शाता नहीं है, तो इसी कारण हमारा ये भी गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन देंगे प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता, ये बिल्कुल सही है, इन सभी की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे कि एसी परिपथ में जो प्रतिबाधा है, जो उसको जिसको जेड से हम इंडिकेट करते हैं, ये जो होता है प्रेरकत्व और जो प्रतिरोध होता है और जो धारिता होता है, इन सबको यहाँ पे मिलकर क्या करता है, व्यक्त करता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 7 को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि एसी धारा के लिए आरएमएस मान क्या दर्शाता है। रूट मेन स्क्वायर आरएमएस का पूरा नाम होता है, इसको देख लीजिएगा, कभी कभी ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो देखिए साथियों, एसी धारा के लिए आरएमएस मान क्या दर्शाता है। जैसे कि ए ऑप्शन देंगे कि अधिकतम वोल्टेज और धारा का मान, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिकतम जो होता है जिसका पीक वैल्यू जो होता है वो मान आरएमएस बिल्कुल भी नहीं दर्शाता है, तो हम इसको गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन देंगे औसत वोल्टेज या धारा का मान, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि औसत मान और आरएमएस जो मान होता है वो अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं, तो इस कारण ये भी हमारा गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन देंगे कि उस स्थिर डीसी वोल्टेज के बराबर मान जो समान शक्ति प्रदान कर सके, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आरएमएस मान वो प्रभावी मान होता है जो परिणाम की डीसी धारा द्वारा जो शक्ति होता है उसके बराबर शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यहाँ पे दिया गया केवल वोल्टेज का मान और धारा का नहीं, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएमएस जो मान होता है वो वोल्टेज और धारा दोनों के लिए लागू होता है, किसी एक के लिए लागू नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे हम मारेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी सर्किट में फेज एंगल का क्या अर्थ होता है। तो एसी सर्किट में जो फेज एंगल होता है उसका अर्थ होता है साथियों वोल्टेज और धारा के बीच अंतर दिखाना, मतलब जो कोणीय अंतर होता है वो किसके किसके द्वारा दर्शाया जाता है, फेज एंगल के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज और धारा के बीच का कोणीय अंतर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे वोल्टेज का अधिकतम मान यहाँ पे लिखा गया है, तो वोल्टेज का अधिकतम मान से ये कोई भी संबंध नहीं रखता है। और यहाँ पे दिया गया है धारा और आरएमएस मान, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आरएमएस मान से ये कोई भी संबंध नहीं है और ना ही फेज एंगल से है। और यहाँ पे दिया गया एसी सर्किट में प्रयुक्त प्रतिबाधा, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो फेज एंगल होता है और जो प्रतिबाधा होता है ये अलग अलग इसका कार्य होता है, तो इससे कोई भी फेज एंगल से यहाँ पे कोई भी टच नहीं है, कोई भी यहाँ पे संबंध नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा
करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी सर्किट में प्रेरक रिएक्टेंस किस पर निर्भर करता है? यदि निर्भर की बात करें हम, तो ये जो निर्भर करता है केवल प्रेरकत्व हो गया, मतलब इंडक्टेंस हो गया, और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी पे निर्भर करता है, और किसी चीज पे निर्भर नहीं करता है। और सूत्र के अनुसार जो प्रेरक जो रिएक्टेंस होता है, जो कि एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल होता है, उसके अनुसार भी इसको जाना जाता है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, हर एक ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कि प्रतिरोध, तो प्रतिरोध यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है वो प्रेरक रिएक्टेंस जो होता है उसको प्रभावित नहीं करता है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। और सी बी ऑप्शन देंगे धारिता, तो धारिता भी गलत हो जाएगा, क्योंकि धारिता जो होता है और ये रिएक्टेंस को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन प्रेरक जो रिएक्टेंस होता है उसको प्रभावित नहीं करता है, तो ये आपका अलग चीज हो जाता है। थोड़ा सा करीब है लेकिन ये अलग चीज है। और सी ऑप्शन देंगे प्रेरक और आवृत्ति, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि जो प्रेरक रिएक्टेंस होता है और जो प्रेरकत्व होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे केवल एसी वोल्टेज, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेरक और आवृत्ति पे निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि धारिता रिएक्टेंस का सूत्र क्या होता है? और धारिता जो रिएक्टेंस होता है इसका सूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सूत्र होता है साथियों एक्सी बराबर, क्या होता है? एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी होता है, ठीक है, इसका यही सूत्र होता है, 1/2 पाई एफ सी होता है। और यहाँ पे सही ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? ये सूत्र था, काफी इजी क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे और भी सूत्र दिया, जैसे कि यहाँ पे दिया गया बी ऑप्शन की एक्सी बराबर 2 पाई एफ सी, तो ये जो सूत्र है किसका है? ये प्रेरक जो रिएक्टेंस होता है उसका सूत्र है ये साथियों, न कि धारिता रिएक्टेंस का सूत्र है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे एक्सी बराबर एफ अपान सी दिया गया है, तो ये जो होता है ये धारिता में कोई भी यहाँ पर संबंध नहीं है, और ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये सूत्र नहीं होता है और ये भी यहाँ पे नहीं होता है। तो हमारा कौन सा सही ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है कि एसी ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है? ओम के नियम पर, या चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, या थर्मोडायनेमिक्स पर, या न्यूटन के गति के नियम पर? तो ये जो यहाँ पे नियम होता है आप सभी को मालूम होना चाहिए, विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरण से होता है उसी के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आप ओम का नियम जानते ही हैं, ओम का नियम केवल वोल्टेज और धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाता है, तो ये अलग नियम है। बाकी यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स दिया गया है, तो ये आपका जो होता है ऊर्जा, जैसे हो गया उष्मा ऊर्जा हो गया, तो उससे संबंधित ये आपका दर्शाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए न्यूटन के गति का नियम, तो इससे तो आप परिचित ही होंगे। न्यूटन के जो गति का नियम होता है वो यांत्रिक से संबंधित होता है, न कि ट्रांसफार्मर से इसका कोई लेना देना होता है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है एसी सर्किट में शक्ति की गणना का सही सूत्र क्या है? मतलब पावर का यहाँ पे सूत्र पूछा जा रहा है कि पावर का सूत्र क्या होता है। तो पावर का सूत्र होता है पी बराबर वी आई, क्या होता है? पी बराबर वी आई होता है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल गलत। पी बराबर वी आई काश थीटा होता है साथियों, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि एसी में क्या होता है, वास्तविक शक्ति होती है, रियल पावर होता है। तो रियल पावर का सूत्र होता है पी बराबर वी आई काश थीटा, जहाँ थीटा वोल्टेज और धारा के बीच क्या बताता है? फेज कोण बताता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी सर्किट में पावर फैक्टर का मान किसके बराबर होता है? एसी सर्किट में जो पावर फैक्टर का मान होता है साथियों वो काश थीटा के बराबर होता है। जी हाँ, पावर फैक्टर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? तो यहाँ पे हम पीएफ से इंडिकेट करते हैं। और पीएफ बराबर क्या हो जाता है? काश थीटा, जो वोल्टेज और जो धारा होती है उसके बीच के जो कोण होते हैं कोसाइन, उसको यहाँ पे दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सही हो जाता है कोसाइन, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन बी, जो कि काश थीटा यहाँ पे दिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बी ऑप्शन। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 14 जिसमें पूछा जा रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है। तो यदि विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की यदि हम बात करें तो ये जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार होता है। और यहाँ पे आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन भी दिया गया है जैसे कि प्रत्यक्ष विद्युत संपर्क। तो ये सरासर गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी प्रत्यक्ष जो होता है वो विद्युत संपर्क नहीं होता है। तो इस कारण यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन देखिए यांत्रिक युग्मन। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया यांत्रिक युग्मन ये भी गलत है क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी यांत्रिक युग्मन नहीं होता है। और डी ऑप्शन देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र। तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे स्थिर विद्युत जो क्षेत्र होता है वो ट्रांसफार्मर में कोई भी यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन हमको देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो अगले सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है एसी सर्किट में प्रतिबाधा किसका संयोजन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इम्पेडेंस से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जो यहाँ पे संयोजन की बात किया गया है तो प्रतिरोध परिकत्व और धारिता इन सभी पे ये क्या करता है संयोजन होता है। और यहाँ पे आपको डी ऑप्शन दिया गया है लेकिन और भी ऑप्शनों को देख लीजिए जैसे कि ए ऑप्शन देखिए कि केवल प्रतिरोध पर। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रतिरोध जो होता है जो अगले प्रतिबाधा होती है उसको पूर्ण रूप से ये नहीं दर्शाता है। इसी कारण यहाँ पे हम इसको गलत मारेंगे। और यहाँ पे दिया गया बी ऑप्शन केवल प्रेरकत्व। तो ये भी गलत हो जाएगा जो कि प्रेरकत्व जिसको एल से हम इंडिकेट करते हैं ये भी क्या होता है प्रतिबाधा का केवल एक ही भाग होता है। तो इसी कारण इसको भी हम गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन देखिए केवल धारिता। तो धारिता को सी से इंडिकेट किया जाता है लेकिन प्रतिबाधा को ये प्रभावित करती है। तो इस कारण इसको भी हम गलत मारेंगे। बाकी जो संयोजन की बात किया गया है तो प्रतिरोध प्रेरकत्व और धारिता ये सभी है। तो एक ही में आए तो इसलिए यहाँ पे हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी सर्किट में अधिकतम शक्ति हस्तांतरण कब होता है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। एसी सर्किट में अधिकतम शक्ति हस्तांतरण कब होता है मतलब कि जो यहाँ पे लोड होता है उस समय होता है या प्रतिबाधा अधिक होती है उस समय होता है। ये सारे कंफ्यूजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम कब होगा जब लोड प्रतिबाधा स्रोत प्रतिबाधा के बराबर होती है तब देखने को मिलता है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है साथियों। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मतलब कि अधिकतम शक्ति जो स्थानांतरण होगा जो प्रमेय के नियम के अनुसार आप चलेंगे तो लोड प्रतिबाधा जो होगा वो स्रोत प्रतिबाधा के बराबर होती है। तो अधिकतम शक्ति जो होगी वो ट्रांसफर होती है। तो उसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है स्थानांतरण का मतलब वही ट्रांसफर की बात किया जा रहा है। तो हमारा इसी कारण ए ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस घटक का उपयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो इसमें हम उपयोग करते हैं रेक्टिफायर का। और यहाँ पे रेक्टिफायर आपका सी ऑप्शन दिया भी गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी यहाँ पे इंडक्टर दिया गया तो इंडक्टर का अलग काम होता है न कि एसी को डीसी में बदलना होता है। इंडक्टर जो होता है ऊर्जा संग्रहण करता है न कि एसी को डीसी में बदलता है। तो ये आपका गलत हो जाता है। और भी ऑप्शन देखिए ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज स्तर को बदलता है। एसी से डीसी में बदलने का कोई भी इसका काम नहीं होता है। तो इस कारण हम ट्रांसफार्मर को गलत मारेंगे। बाकी रेक्टिफायर का तो काम होता ही है एसी को डीसी में बदलना। इसलिए यहाँ पे हम सी ऑप्शन सही मारेंगे। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया मोटर। तो मोटर हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है न कि एसी को डीसी में बदलता है। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए साथियों जिसमें पूछा जा रहा है कि एक सामान्य घरेलू विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कितने फेज होते हैं। तो यदि फेज की बात करें जो कि घरेलू विद्युत प्रणाली में तो इसमें जो फेजों की संख्या होती है वो टोटल एक ही होती है जिसको हम बोलते हैं एक फेज। मतलब कि सामान्य घर की यदि बात करें तो विद्युत आपूर्ति केवल सिंगल फेज होता है जो कि 230 वोल्ट कितना होता है 230 वोल्ट होता है। और हर्ट्ज की यदि बात करें तो 50 हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पे हमारा साथियों सही हो जाता है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे दिया गया है एक फेज हमारा सही हो जाएगा।
बाकी यहाँ पे दिया गया है 2 फेज, तो 2 फेज जो होता है ये अधिक दूसरी तरह से किया जाता है, मतलब कि जो सिस्टम प्रणाली होती है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। और 3 फेज जो होता है, जो औद्योगिक उपयोग होते हैं वहाँ पे किया जाता है। बाकी यहाँ पे 4 फेज की बात किया गया है। तो जो 4 फेज प्रणाली होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्युत वितरण हो गया, तो उसमें यहाँ पे उपयोग इसका किया जाता है। तो यहाँ पे हमसे केवल घरेलू में पूछा गया है, तो एकल फेज हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं सवाल नंबर 19 को। इसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज विद्युत आपूर्ति में फेज कोणीय अंतर कितना होता है। तो फेज के कोण की यदि अंतर की बात करें, तो इसमें 120 अंश का अंतर होता है। कितने अंश का? 120 अंश का। तो यहाँ पे शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले या दूसरे में बताया था, मुझे ख्याल है। ये आपका सही हो जाता है, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए। सवाल नंबर 20, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया। इसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। तो 3 फेज प्रणाली का जो उपयोग किया जाता है साथियों, औद्योगिक मशीनों में किया जाता है। बड़े बड़े यहाँ पे जो विद्युत विभाग होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये सभी जगह देखने को नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। औद्योगिक मशीनों और बड़े बड़े विद्युत भारों में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया साथियों? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।